अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज की हमारी खसूसी नशिस्त सदीक जान साहब के साथ है और इस नशिस्त के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और इमरान खान का तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और उसके बाद जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक ऑब्जर्वेशन आई थी फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से, उस ऑब्जर्वेशन के हवाले से क्या कहते हैं और खास तौर पर जो सबसे अहम इस वक्त 24 नवंबर पर सबकी नजरें हैं। इमरान खान ने डेडलाइन भी दी है और 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है और क्या इस दफा भी हुकूमत जो है वो मिसकैलकुलेट करेगी रियासत या मुख्तदरा। यानी जो 8 फरवरी को जिस तरह अवाम निकली थी इसी तरह अवाम जो है वो 24 फरवरी को निकलेगी, जबकि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि वो दो कॉलें दी हैं, एक उन्होंने 8 फरवरी की और दूसरी 24 नवंबर की, और अवाम को उन्होंने घरों से बाहर निकलने की दरखास्त की है। तो सदीक जान हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बेहद शुक्रिया। पहला मेरा ये सवाल है सर आपसे कि जो 24 नवंबर की कॉल है वो फाइनल कॉल दी गई है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी की तरह 24 फरवरी को भी लोग निकलेंगे? देखिए, अभी इस हवाले से 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। कल दिन में भी बातचीत जारी रही, मुज़ाकरात जारी रहे और कल रात को भी मुज़ाकरात और बातचीत जारी रही। आज भी मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी है और मुलाकातें आपके सामने ही हैं, चीज़ें हो रही हैं। अभी ये कुछ कहना तो कबल वक्त है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, नहीं होता, होगा तो ज़ाहिर है वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ हम तहरीक इंसाफ की देख रहे हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी इस पे ये नहीं कर रही कि क्योंकि बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। बल्कि आप देखें कि हुकूमत ना बड़ी अजीब है। यानी आप देखें कि हुकूमत ने ये हुकूमत ने समझा कि ख़बर जब हम देंगे कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बातचीत शुरू हो गई है, तो पीटीआई का मोमेंटम टूट जाएगा। वो एक मोमेंटम है, जो एक पैशन है, वो एक लोगों के अंदर इस वक्त आप कोई भी उसको नाम दें, जज्बा है, वो कम पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा असर हुआ। इसका असर ये हुआ कि पीटीआई का वर्कर और चार्ज हो गया और ज़्यादा जोश में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा, काम पे टांग गई हैं, डर गए हैं कि आप बातचीत पे आ गए। रहते ना आप उस बात पर जो मरीम नवाज़ कहती थी कि दहशतगर्द और दहशतगर्दों की तरह इनको डील करना है। तो इस खबर से पीटीआई को नुकसान नहीं हुआ, पीटीआई को फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं कि जनाब पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग है, अलीमा खान ग्रुप बन गया है, बुशरा बीबी ग्रुप बन गया है, फलाना ग्रुप बन गया, फलाना ग्रुप बन गया। पहली बात तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, और अगर एक लम्हे के लिए मैं मान भी लूँ तो ये हुकूमत को और इदारों को इसका नुकसान है इस ग्रुपिंग का। क्यों? अब अगर ग्रुपिंग है, तहरीक इंसाफ के अंदर 2-3 ग्रुप बन गए तो उनका तो आपस में मुकाबला लग गया। एक ग्रुप कहता है कि मैं ज़्यादा बंदे निकालूं, दूसरा कहता है मैं ज़्यादा निकालूं, तीसरा कहता है मैं ज़्यादा निकालूं, वो कहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, वो कहता है मैं आगे बढ़ जाऊं। इससे तो नुकसान हो रहा है इनको और उनके अंदर और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये मसला इस वक्त इनका ये है कि ये जो चाल चलते हैं वो उल्टी पड़ती है, जो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद गिरते हैं। ये हर तदबीर इनकी उल्टी पड़ती है और हर तरफ से शर्मिंदगी है, रुसवाई है, पसपाई है, ज़िल्लत है। ना ये पाकिस्तान में इस वक्त निकलने जोगे हैं, ना ये बाहर निकलने जोगे हैं। मैं सुन रहा था डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को मैं कोशिश करता हूँ कि सुनूँ। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भावलपुर से हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर 3 या 4 जिनको मैं वाकई दिल से मोटिवेशनल स्पीकर समझता हूँ, उनमें से वो एक हैं और बड़ा एहतराम है उनके लिए। उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने पहले तो कंडेम किया, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी रहनुमा के साथ ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ इस वक्त यूके से जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुआ, जो तार साहब के साथ हुआ, जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहब के साथ हुआ। लेकिन वहीं पे उन्होंने कहा कि कभी ये लोग भी तो बैठ के सोचें, अकेले में बैठ के सोचें, तन्हाई में सोचें कि क्यों हमारे साथ लोग इतनी नफरत करने लग गए हैं। ना हम घर के रहे हैं, ना हम बाहर के रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं निकल सकते, वहाँ भी नहीं निकल सकते। मैंने जावेद इकबाल साहब का जिक्र किया है, मैंने जावेद चौधरी साहब का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने तो कुछ और ही कहा है। जावेद चौधरी साहब ने तो ये कह दिया है कि जनाब ये इनके गुनाहों का नतीजा है और इनके मतलब इस तरह की उन्होंने बात की है जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता। ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन अल्लाह के यहाँ कितना परहेजगार है या उसका क्या मकाम और मर्तबा है। कभी एक बंदा बज़ाहिर हमें वो गुनहगार नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसका एक ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल होता है। तो उन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते, वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन दुनियावी करतूतों की हम बात कर सकते हैं, जो उनका दुनियावी जो उनके अमाल ऐसे हैं जो हुकूमत से रिलेटेड हैं, जो उनकी सियासत से रिलेटेड हैं, वो देखें। अब आप देखें कि
इस बात पे तो बड़ा कहा जाता है कि काजी फाइज ईसा की गाड़ी के ऊपर चंद मुक्के बरसा दिए गए, जो पता नहीं अब मुक्के मारे भी हैं या नहीं मारे, कितने मारे हैं, क्या सूरत हाल है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हुए हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ हुआ है, जो ज़िले शाह के साथ हुआ है, जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ है, जो अरशद शरीफ साहब की शहादत है, जो समी इब्राहिम साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, जो इस वक्त हमारे दोस्त जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, शायद असलम होम या उमर इनाम हो या साबिर शाकिर साहब, दीगर मुहित पीरज़ादा साहब, वो पाकिस्तान से बाहर मतलब बैठे हुए हैं और अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के। तो ये भी तो देखें कि हमने क्या नहीं किया लोगों के साथ अभी तक। देखें एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब और यास्मीन राशिद साहिबा, उनके साथ क्या हो रहा है, हसान न्याजी, हैदर मजीद, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये भी तो हम देखें ना कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और इनको वो तो बड़ा याद आता है कि जो इनके साथ होता है, और जो ये कर रहे हैं, जो अभी इंतज़ार हुसैन पंजोता के साथ जो कुछ हुआ है, कितना तकलीफ दे है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं जिस दिन ये इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो है वो जिस दिन उनकी बाजियाबी हुई और उनको छोड़ा गया इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को, उस दिन हमारे एक दोस्त जो हैं उनके घर कवाली का प्रोग्राम था और हम उनके घर मौजूद थे। तो अचानक वो मैंने मोबाइल देखा, तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसके बाद मैं बाहर आ गया उस प्रोग्राम से। मतलब बैठा नहीं गया वहाँ पे कि कोई और चीज़, मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। और वो देख के एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान, एज ए मुसलमान कि क्या किया गया इंतज़ार हुसैन पंजोता के साथ, क्या जुर्म था उसका। इमरान खान से वफा उसका जुर्म था, इमरान खान के साथ कमिटमेंट उसका जुर्म था। उसने कौन सा ऐसा, मतलब ये जुर्म है पाकिस्तान में इमरान खान से, मतलब अगर उनकी एक कमिटमेंट है, उनकी वाबस्तगी है, बुशरा बीबी से उनकी एक वाबस्तगी है ना, कि वो उनके केसेस लड़ते रहे, सिंसियर हैं उनके साथ, इमरान खान और उनकी फैमिली के साथ, तो उसकी सज़ा दी गई उनको। तो ये बड़ी एक तकलीफदेह सूरत हाल है। और ये इनको शरीफ ख़ानदान को ये देखना चाहिए कि इन्होंने लोगों के साथ, ये अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जो कुछ इनके साथ यूके में हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। अभी पाकिस्तान में तो खैर ये निकल ही नहीं सकते ना। ये किसी शादी की तकरीब में जाएँ तो इनके पीछे पुलिस वाले खड़े होते हैं, बंदूकें तान के पोजीशंस लेके, इनके इर्द गिर्द सिविलियन होते हैं, सिक्योरिटी वाले, ताकि इनको कोई बात ना कह दे, कोई सवाल ना कर दे, कोई नारा ना लगा दे। लेकिन आप वक्त थोड़ा सा बदलने दें, थोड़ा सा वक्त बदलने दें, ये सियासी कीमत अदा करेंगे जो कुछ इन्होंने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के साथ किया है। बाकी जो आपका 24 नवंबर वाला सवाल था, 24 नवंबर अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, 24 नवंबर होता है, तो ये बड़ा खौफनाक हो गया इस हुकूमत के लिए। अब आप बताएं ना कि ये कहते हैं जी 4-5 हज़ार बंदा आएगा। अच्छा 4-5 हज़ार बंदा आएगा तो आने दें, 4-5 हज़ार बंदा तो मैटर ही नहीं करता। अब मिन्नत तरले क्यों कर रहे हैं उनकी कि मुज़ाकरात करें, बात करें। आप तो कहते थे कि दहशतगर्द हैं, इनको दहशतगर्दों की तरह डील करना चाहिए, करें ना फिर डील दहशतगर्दों की तरह, आपको लग पता जाएगा। इस वक्त इंटरनेशनल एक दबाव भी है, पाकिस्तान के अंदर भी अनसर्टेनिटी है, और आप देखें कितनी तकलीफदेह सूरत हाल है। कल भी जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसमें हमारे इतने जवानों की जानें चली गई। तो देखें ये हुकूमत का मसला ये है कि कोई इनका फोकस नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, और पाकिस्तान के असल मसाइल के ऊपर। दहशतगर्दी आपके सामने है, क्लाइमेट चेंज आपके सामने है, बेरोज़गारी आपके सामने है, हेल्थ एजुकेशन आपके सामने है, मतलब कोई स्ट्रीट क्राइम आपके सामने, कोई इनकी किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं है। अब तो बाकी तो छोड़ें, फैसल वाडा साहब भी ये कहने पर मजबूर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधे भी शायद थक रहे हैं अब इनका बोझ उठा उठा के। और फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है इनको इस्टेब्लिशमेंट लाई, 17 सीटर पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 27 सीटर पार्टी वाले को सदर बना दिया, तो उनको लगा कि ये कोई हमारा बोझ उठाएंगे। ये बजाय इसके कि इस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाते, ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बोझ बन गए हैं और ये लाशें बन गए हैं जिसको इस्टेब्लिशमेंट उठाए फिर रही है। अब ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि इन लाशों को कब तक उठाए रखते हैं और कब उन्होंने इन लाशों को दफन करना है, ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ये फैसला उन्होंने खुद करना है, उन्होंने खुद अपने कंधों पर इनको उठाया हुआ है। और ये भी फवाद चौधरी साहब ने कल काशिफ फवाद साहब के प्रोग्राम में कहा कि नून लीग वालों की बाकी जगहों पे तो बड़ी गैरत जाग जाती है और आके और इनकी चीखें होती हैं और ये संभाले नहीं जाते। लेकिन ये जो भारतीय एक वज़ीर ख़ारिजा ने किसने कहा है कि हमने पाकिस्तान में घुस के और 20 लोगों को कत्ल किया है, उस पर तो ये जवाब नहीं देते। वहाँ पे तो मियाँ साहब लेटे हुए हैं, मियाँ साहब कहते हैं कि हाय कब मेरा मोदी यार मुझे मिलेगा, कब मैं उसको कदमों को छूऊंगा, कब मैं उसके घुटनों को हाथ लगा के मिलूँगा, हाय कब भारत के साथ हमारी तिजारत खुलेगी। अब ज़ाहिर है वो सज्जन जंदाल जो है उसके साथ कोई मामलात माजी के होंगे, जो कमिटमेंट्स पूरी करनी होंगी, इसमें भी कुमारी मफाद ही होगा। कश्मीर का आप नाम नहीं लेते, भारत के ख़िलाफ़ आप बात नहीं करते, और भारत में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है वो आप उस पर बात नहीं करते। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। लेकिन 24 नवंबर की गेम ऑन है और तहरीक इंसाफ बहुत
ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ 24 नवंबर के हवाले से कर रही है। माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ है और वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल सदीक भाई, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि गुज़िश्ता रोज़ जो रिमार्क्स दिए गए कि जो 7 रुकनी बेंच है, आइनी बेंच, वही फुल कोर्ट बेंच तस्वुर किया जाए, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ अब क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अहमियत और अफादियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है या ख़त्म हो गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त टके टोकरी हो गई है। याहिया अफरीदी साहब एक सिविल जज से भी कमज़ोर चीफ जस्टिस हैं और ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है। और काजी फायजी साहब बड़े फ़ख्र से आजकल सोर्सेज कहते फिर रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब को मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनवाया है। और काजी फायजी साहब यूके में ये भी दावे उन्होंने किए हैं कि याहिया अफरीदी मेरी लेगेसी को लेकर चलेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इमरान खान को पता जाएगा जो कुछ याहिया अफरीदी इसके साथ करेगा। तो ये काजी फायजी साहब कहते फिर रहे हैं। तो याहिया साहब अभी तक तो काजी साहब जो दावे कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आपने बात की आइनी बेंच वाली की, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट यही है। इस हवाले से जो हम प्रोग्राम करते हैं शहर इक़्तिदार, उसमें कल की हमारी वीडियो में बड़ी तफसील से बैरिस्टर साद रसूल साहब ने बात की है। और वो क्योंकि उन्होंने एज ए लीगल माइंड, पाकिस्तान के बड़े लीगल माइंड में से एक हैं, तो मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूँगा। अगर कोई देखना चाहता है तो वो शहर इक़्तिदार पे साद रसूल साहब को सुन ले, या साद रसूल साहब ने किसी प्रोग्राम में, टॉक शो में बात की होगी। पब्लिक न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं साद रसूल साहब, और उस पर आप उनको अगर उन्होंने बात की तो सुन सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप शहर इक़्तिदार को जाके लाजमी देखें। आप कहीं पे भी आप बैरिस्टर साद रसूल लिखें, लेटेस्ट वीडियोज़ में जाएँ, उन्होंने कहीं ना कहीं और बात की हुई तो आप सुन लें। इस हवाले से साद रसूल साहब ने बड़ी तफसील से बात कर दी हुई है और इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बयान किया है। तो मुख्तसर यह है कि ये बात ऐसी नहीं है। अगर यही फुल कोर्ट है तो इस पर ये फैसला दें। अभी इस पर बड़ी लड़ाई होनी है और क्योंकि वो बातें इतनी तफसील से हम कर चुके हैं शहर इक़्तिदार में, तो मैं अब करूँगा तो हो सकता है कई लोगों ने सुना हो तो वो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। बिल्कुल सदीक भाई, मेरा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। देखिए, आइनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहा है, धड़ाधड़ केसेस की समाअत हो रही है, खारिज हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच बनना था, हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, वो बेंच नहीं बन रहे। तो आप क्या समझते हैं कि खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ टारगेट से जो रियासत समझती थी कि यहां से हमें नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उस आइनी बेंच को उन्होंने दी है अहमियत, जबकि हाई कोर्ट के अंदर जो है ये बेंच नहीं बन रहे। तो आप क्या कहते हैं इस पे? जी देखें, पंजाब में तो मरीम नवाज साहबा आलिया नीलम साहबा से बहुत खुश हैं और नवाज शरीफ साहब भी बहुत खुश हैं, शहबाज शरीफ भी बहुत खुश हैं, आज़म अली तारड़ भी बहुत खुश हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, आज़म अली तारड़ और शहबाज शरीफ, इन सारे शरीफ ख़ानदान का ये ख्याल है और इनके हवारियों का ये ख्याल है कि आलिया नीलम साहबा के होते हुए हमें आइनी बेंच बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आलिया नीलम साहबा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें कर रही हैं और कोई मसला नहीं है हुकूमत को, नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को, इस निज़ाम को। तो इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ पे तो हमें आइनी बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंध में बन जाएगा आइनी बेंच। और बाकी KPK अब बनाता है नहीं बनाता वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन KPK तो शायद इसलिए ना बनाए कि वो KPK को ज़रूरत नहीं है कोई जजों में वहाँ तकसीम पैदा करने की, और 26वीं यानी तरमीम के PTI वैसे ख़िलाफ़ है। पंजाब में नून लीग को इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनको आलिया नीलम साहबा पे एतमाद है। वफाक में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ भी शायद आइनी बेंच शायद ना बनाए नून लीग, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब पे उनको पूरा एतमाद है और भरोसा है आमिर फ़ारूक साहब पर। लेकिन यहाँ पे बन भी सकता है आमिर फ़ारूक साहब, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे चले जाते हैं बाबर सत्तार साहब के पास और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास, सरदार एजाज रज़ा खान साहब के पास, जिस पे हुकूमत के लिए, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास हुकूमत के लिए खासा मसला होता है। तो यहाँ पे वो आइनी बेंच बना भी सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम समाअत हुई थी सिद्दीक भाई गुज़िश्ता रोज़ के, उसमें ये कहा गया था कि जो तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है बोल न्यूज़ का, तो वो तनख्वाहें जो हैं वो अदा करने के लिए वो दरख्वास्त जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। तो अब आप ये बताएं कि आप भी बोल न्यूज़ के साथ एफिलेटेड रहे हैं, तो ये बताएं कि आपकी कितनी तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक बकाया हैं, क्या आपके वाजबात जो हैं वो क्लियर हो गए? मेरी तनख्वाहें तो बहुत बाकी हैं, ये मुझे नहीं पता ये वो वाला केस था, ये शायद कोई और केस भी हो सकता है। और क्योंकि मैं कल वहाँ पे था नहीं तो मैं इसलिए इस वाले से नहीं बता सकता कि कौन से वाला केस लगा हुआ था। लेकिन जो मेरी तनख्वाहें बकाए हैं वो मैं कह चुका हूँ, पब्लिकली कह चुका हूँ, ट्विटर के ऊपर कह चुका हूँ कि जितने हमारे बोल के एम्प्लॉयज़ थे इस्लामाबाद में, जब तक उन सबको तनख्वाहें नहीं मिल जाती तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तनख्वाहें बोल वालों से लेने की। और जो ये चिश्ती बरादरान हैं, तो बहरहाल मेरी
यही मैं बात कहता हूँ कि हमारे जितने एम्प्लॉयज़ थे उनको मिलनी चाहिए, हमें तनख्वाह देते हैं दें, नहीं देते ना दें। सिद्दीक भाई, इस मरतबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आजम नज़ीर तारर उनके ग्रुप के जो सदर हैं मियां रऊफ अता, वो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी काबीना की तादाद ज़्यादा बताई जाती है। तो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हैं उनसे ऑफिस ले लिया गया, उन्हें ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो आप इसको क्या समझते हैं कि जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन हुए कि जहां पर आपकी मन मर्जी के नताइज आए आपने उसको तस्लीम किया, जहां नहीं आए तो वहां पर दीवार पर लगाना शुरू कर दिया, या फिर आप इस सुप्रीम कोर्ट कि इस वक्त जो सर जंग है आप इसको कैसे देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर और बुकला की सियासत पर और ख़ास तौर पर जो आईनी तरमीम और कानून के हवाले से बुकला की तहरीकें होती हैं उस पर कितना असरअंदाज होगा? जी देखें, ये आज़म नज़ीर तारर साहब और नून लीग का की हमायत याफ्ता और JUIF फ़ख्र से कहती है कि जी हमारे वो रऊफ अता साहब हैं और वो उसी तरह से ही चला रहे हैं जिस तरह से पार्लियामेंट को नून लीग चला रही है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट बार को चला रहे हैं। इस हवाले से हामिद खान साहब ने बड़ी तफसील से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने बताया है कि ये फॉर्म 47 वाली सुप्रीम कोर्ट बार है और उन्होंने बताया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है किस तरह से ये कंप्रोमाइज़्ड है और किस तरह से ये आई है, किस तरह से ये जीते हैं, क्या इन्होंने किया है। तो इस हवाले से बहुत कुछ हामिद खान साहब जो है वो कह चुके हैं। तो वो अब ज़ाहिर है इस वक्त पूरा निज़ाम कंप्रोमाइज़्ड है। जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह की सुप्रीम कोर्ट बार है, इसी तरह की पार्लियामेंट है, इसी तरह की असम्बलियाँ हैं, इसी तरह का पूरा निज़ाम है और हर तरफ इनतात और सवाल है। तो क्या इस हवाले से कहा जा सकता है? शुक्रिया सदीक भाई, आपने अपना खुसूसी वक्त दिया। नाज़रीन, सदीक जान हमारे साथ आज मौजूद थे और आज हमने मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया और इनका ये कहना है कि 24 नवंबर जो है वो फाइनल कॉल है और इमरान खान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो 24 नवंबर की कॉल से जुड़ा हुआ है। और जजेस के हवाले से भी आपने अपनी राय का इजहार किया। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तजावीज़ हमें ज़रूर दिया करें ताकि हम आपकी तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वीडियो बनाएं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।